एपिसोड 102 अधूरा एहसास। दिन बीत गया और रात हो गई। डिनर से पहले अरशद विला लौट आया। इससे बेखबर अनन्या सोफे पर आड़ी टेढ़ी सो रही थी। उसका एक हाथ और एक पैर सोफे से नीचे लटक रहा था। उसे ही इस हालत में देख अरशद ने नागवारी से अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, यह लड़की कभी बड़ी नहीं हो सकती, और उसे वैसे ही छोड़कर चेंज करने चला गया। इसी बीच सिंघानिया परिवार का डाइनिंग टेबल भी सज चुका था। हालांकि यह पहले की तरह लाजवाब नहीं रह गया था, क्योंकि अब सिंघानिया पैलेस के किचन में कई शेफ की जगह एक मेड ने ले ली थी। साफ सफाई में भी बहुत फर्क आ गया था। जहां पहले सर्वेंट की लाइन लगी रहती थी, वहीं अब सिर्फ 2 सर्वेंट को पूरे पैलेस की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी। सिंघानिया पैलेस सिर्फ नाम का पैलेस नहीं था, बल्कि हकीकत में वो किसी महल से भी ज्यादा खूबसूरत और बड़ा था। ऐसे में सिर्फ 2 लोगों को पैलेस की साफ सफाई का भार उठा पाना नामुमकिन था। डाइनिंग टेबल पर सभी खामोश थे, तो वही महेंद्र सिंघानिया की निगाहें अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी जी पर टिकी हुई थी। हर कोई यह देख पा रहा था। मीनाक्षी जी को भी इसकी खबर थी। इसी कारण उन्होंने एक बार भी अपना सर ऊपर नहीं उठाया। मगर महेंद्र जी ज्यादा देर खामोश नहीं रह पाए। अचानक से हाथ का निवाला वापस से प्लेट में रखते हुए बोल पड़े, मीनाक्षी, रघुवीर से तुम्हारी कल क्या बात हुई थी? रघुवीर का जिक्र होते ही सभी के हाथ थम गए और नजरें मीनाक्षी जी के ऊपर टिक गई। सब जानते थे मीनाक्षी हर रोज अरशद के विला उससे मिलने जाती थी और निराश होकर वापस आ जाती थी। 1 साल के प्रयास के बाद भी वो अरशद से नहीं मिल पाई। सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, मगर महेंद्र के सवाल के सभी के कान खड़े हो गए। तो वही सबकी निगाहें खुद पर पाकर मीनाक्षी जी ने नजरें चुराते हुए, हिचकिचाते हुए कहा, डैड, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। महेंद्र जी आक्रोश में बोल पड़े। 3 साल पहले मीनाक्षी जी ने लारा के साथ मिलकर जो किया था, उसके बाद सिंघानिया परिवार अर्श से फर्श पर गिर पड़ा था। सिंघानिया पैलेस और सिंघानिया के 50% शेर की उनके पास रह गए थे। 2 साल पहले तक उनके मन में शेर को लेकर एक उम्मीद थी, मगर दिन पर दिन शेर ने बढ़ती गिरावट ने उनकी उम्मीद तोड़ डाली। कैफे के बिजनेस में तरक्की तो हुई थी, मगर आज भी उनकी ये हालत नहीं थी कि वो पहले की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी पाए। कुल मिलजुला कर अरशद ही उनकी आखिरी सहारा था। 3 साल तंगी में बिताने के बाद सभी ने अनन्या को भी अपनाने का फैसला कर लिया था, मगर अरशद से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। न ही अरशद से जुड़े लोग उनसे बात करने को तैयार थे। महेंद्र जी की बातों में छोटी ही सही एक उम्मीद की किरण तो थी। इसी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए रघुवीर जी ने पूछा, मीनाक्षी, सच बताओ, क्या रघुवीर तुमसे मिला था? मीनाक्षी जी शांत रही। उन्हें जवाब न देता देख महेंद्र के बूढ़े हाथ गुस्से से कांपने लगे। 3 साल बाद वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू ही सही अरशद ने उनसे कांटेक्ट तो किया था। महेंद्र जी नहीं चाहते थे मीनाक्षी फिर से कोई बेवकूफ़ी भरा कदम उठाकर बनती बात को बिगाड़ दे। वो गुस्से में कांपते हुए बोले, मीनाक्षी, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रघुवीर और मुन्ना से तुम्हारी क्या बात हुई थी? मुन्ना, यह नाम आते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। उस आदमी ने उन्हें बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। आए दिन वो उनके कैफे पर आता और हर बार उनकी बेइज्जती करता। ऐसा वो पिछले 2 सालों से करता आ रहा था। कई बार तो उसकी अथर्व से लड़ाई की नौबत आ गई थी। सिचुएशन को संभालते हुए देवेंद्र जी ने उससे बात करने की कोशिश की थी। वो जानना चाहते थे आखिर उनके परिवार ने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था जिस पर मुन्ना कर्मा की दुहाई देकर वहां से चला जाता। मुन्ना के ख्याल से ही अथर्व की मुठियां कसने लगी। उसने दांत पीसते हुए मीनाक्षी जी से कहा, मोम, क्या आपको सिचुएशन की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही? दादाजी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अथर्व के कठोर लहजे ने मीनाक्षी की आंखें नम कर दी। इन 3 सालों में उसने कभी उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। वहीं निया ने भी उनसे दूरी बना ली थी। रघुवेंद्र जी से हमेशा आए दिन उनकी लड़ाई होती रहती थी। देवेंद्र जी ने कभी उनसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन नाराजगी तो उनके मन में भी थी। हर वक्त उनके साथ खड़ी रहने वाली उनकी देवरानी अर्पिता ने अपने बच्चों ने भी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी। एक घर में होते हुए भी सिर्फ डाइनिंग टेबल पर उनका सामना होता।
यह सब देखकर मीनाक्षी जी को दुख तो होता, लेकिन कभी उन्होंने अपना दुख दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। इस वक्त भी उन्होंने बड़ी ही आसानी से अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपा लिया और डाइनिंग टेबल से उठते हुए बोली, रघुवीर ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, उसने बस मेरी अरशद से बात करवाई थी। यह सुनते ही सभी ने हैरान होकर मीनाक्षी जी को देखा। मीनाक्षी जी ने आगे कहा, आप सबने सही सुना, मेरी अरशद से बात हुई थी, उसने कहा वो जल्द ही वापस आएगा, इसलिए मुझे हर रोज उसके विला उससे मिलने या जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बात खत्म कर मीनाक्षी जी वहां से चली गई। वही सिंघानिया परिवार अरशद की वापसी की खबर सुनकर खुश तो हुआ, साथ ही सोच में पड़ गया, क्योंकि अरशद ने यह बात मीनाक्षी जी से कही। आखिर वो गया भी तो उन्हीं की वजह से था, तो क्या उसने मीनाक्षी जी को माफ कर दिया था? सभी के ख्यालों से विपरीत निया और पायल का चेहरा एक अनचाहे डर से पीला पड़ गया। सभी के बीच एक प्रत्युषी था जिसे इन सभी बातों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपना डिनर फिनिश किया और वहां से चला गया। वो पहले भी वैसा ही था, परिवार से दूर दूर रहने वाला। शुरू से ही उसने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी थी, कभी किसी के मामले इंटरफियर नहीं किया था। मगर 3 साल पहले जब उसका परिवार अव्यवस्थित हो गया, तब उसी ने आगे बढ़कर एक कैफे खोला और बाद में सभी ने उसका साथ दिया। हालांकि 1 साल बाद जब उसके परिवार की कंडीशन कुछ सुधर गई, तो उसने दोबारा कभी कैफे में कदम नहीं रखा। वो फिर से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगा, जहां उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और बेड पर लेट गया। छत की सीलिंग को देखते हुए वो खुद से बोला, अरशद भाई ने बड़ी माँ से बात की, पूरे 3 साल बाद। उन्होंने कहा वो जल्द ही वापस आने वाले हैं। इसका मतलब अनन्या ठीक हो चुकी है। तो क्या अरशद भाई अरशद बनकर वापस आएंगे या एडी? अगर वो अरशद बनकर आने का सोच रहे हैं तो वो सबसे पहले सिंघानिया इंडस्ट्रीज को फिर से ऊंचाई पर लाएंगे। अगर मैं सही हूँ तो जल्द ही सिंघानिया इंडस्ट्रीज के स्टॉक की वैल्यू में बढ़ोतरी शुरू हो जानी चाहिए। यह ख्याल आते ही प्रत्युष एकदम से बेड से उठा और रूम में अटैच अपने स्टडी रूम में चला गया। लैपटॉप ऑन करके उसने सिंघानिया इंडस्ट्रीज के स्टॉक की वैल्यू चेक की और निराश हो गया। बढ़ने की बजाय स्टॉक की वैल्यू 0.01% से डाउन हुई थी। कुछ देर ऐसे ही लैपटॉप के सामने बैठे रहने के बाद वो वापस से कमरे में लौट आया और उसकी नज़र उसके फ़ोन पर गई। कॉल किसी सीना नाम की लड़की का था। कॉल की रिसीव करते हुए वो बालकनी में चला गया। दूसरी तरफ टेबल पर पनीर मखनी, जीरा चावल, पापड़, दाल फ्राई, पराठा, दही गुजिया देख अनन्या के मुंह में पानी आ गया। सालों तक सादा खाना खाकर वो तंग आ चुकी थी। अपने सामने लजीज खाने को देख वो खुद को रोक नहीं पाई और खाने पर टूट पड़ी। इससे पहले वो निवाला मुंह में डाल पाती, एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नाखुश होकर उसकी तरफ देखा तो गुस्से में उसकी आंखें बड़ी बड़ी करके अरशद को ही देख रही थी। उसने कुछ बोलना चाहा, मगर उसे एहसास हुआ वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ तो बैठ चुकी थी। क्या तुम्हारी आवाज़ फिर चली गई? अरशद ने गंभीर स्वर में कहा। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी आंखें नम हो चली थी। अरशद ने उसे डांटते हुए कहा, अनन्या, इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी। मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने हर बार मेरे खिलाफ जाकर मुझे तकलीफ दी है, लेकिन अब मैं और तुम्हारी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे हर वक्त बस तकलीफ देती आई हो, इसलिए अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। आज और अभी से मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल करता हूँ। अरशद की इस बात से अनन्या को बुरी तरह डरा दिया। वो अरशद से लिपट गई। रोते हुए वो बोलने लगी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरशद शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। सोफे पर पिलो को हक करके सो रही अनन्या को देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई। वो नींद में बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। कुछ करीब आने पर उसे अनन्या की बातें सुनाई देने लगी। अरशद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते। तुम्हें शिकायत है ना? मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं वादा करती हूँ, मैं अब से तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। मुझे खुद से दूर मत करो। उसकी ऐसी बातें सुनकर अरशद खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। आन्या के पास बैठते हुए उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वो शांत हो गई। अरशद कुछ देर वैसे ही उसे देखता रहा। अनन्या के गोरे बदन पर दाग को देखते हुए उसकी आंखों में एक उदासी सी छा गई। आन्या,
उसने धीरे से अनन्या को पुकारा। जब वो नहीं उठी तो उसने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। उसके गर्म होठों के एहसास से अनन्या का फेस पर स्माइल आ गई। उसके होठों पर नजर पड़ते ही अरशद खुद को रोक ही नहीं पाया और झुककर अनन्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। इस सडनली किस से अनन्या ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। अपने सामने अरशद का चेहरा देखकर उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। डाइनिंग टेबल पर डैनियल, वंश और अयान अरशद और अनन्या के आने का वेट कर रहे थे। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जब दोनों नीचे नहीं आए तो डैनियल ने मेड से पूछा, तुम्हें याद है ना, बॉस ने रूम में डिनर लाने को नहीं कहा? जवाब में मेड ने कहा, सर मुझे अच्छे से याद है। मैडम और सर दोनों ने में से किसी ने भी डिनर कमरे में लाने को नहीं कहा। मेड का जवाब सुनकर डैनियल ने एक नज़र सीढ़ियों की तरफ देखा। अरशद ने रूम में डिनर नहीं मंगवाया था, ना ही वो नीचे आ रहा था। रात के 10 बजने वाले थे। वंश और अयन थकान से चूर उबासियां ले रहे थे। वो चाहते तो डिनर कर सकते थे। फिर कहीं डिनर के बीच में ही अरशद अनन्या को लेकर नीचे आ गया। यह सोचने डैनियल को रोका हुआ था। फिर कुछ सोचते हुए डैनियल टेबल से उठते हुए मेड से बोला, हम तीनों का डिनर मेरे कमरे में ले आओ। वहीं अरशद के कमरे का माहौल गर्म हो चुका था। अरशद और अनन्या के कपड़े फर्श पर बिखरे थे। एक अलग ही खुमारी कमरे के माहौल में खुल गई थी। अचानक ही अनन्या की चीख ने माहौल में खलल डाल दी थी। अरशद ने रुकते हुए अनन्या से पूछा, तुम ठीक हो? शर्म से लाल हो चुकी अनन्या ने दोनों हथेली से अपना चेहरा छुपा लिया और वैसे ही अरशद से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। यह कहते ही उसने दांतों तले जीभ दबा ली। सालों से इंतजार के बाद उसकी जिंदगी में यह दिन आया था। पहली बार जब अरशद ने उसे अपना बनाया था तब वो अपने होश में नहीं थी। उस रात के बाद आज अरशद ने पहल की थी। हालांकि उनके बीच में जो शर्म का पर्दा था वो बहुत पहले ही टूट चुका था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जब अरशद ने उसके बदन को अपनी नजरों से तराशा ना हो। अनन्या भी हर रोज उसके आगे बढ़ने के इंतजार में नींद की आगोश में चली जाती। हालांकि वो सोने से पहले बहुत कुछ सोचती थी। वो उस रात को भी याद करने की कोशिश करती, लेकिन उसे कभी कुछ याद नहीं आया। आज फाइनली जब अरशद ने एक कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन उसकी चीख ने सब खराब कर दिया। उंगलियों की आड़ से उसने अरशद को देखा। वो रुक चुका था। अनन्या को खुद पर गुस्सा आने लगा। वो खुद को कोसने लगी। क्या जरूरत थी मुझे चीखने की? थोड़ा सा ही दर्द हुआ था, हर लड़की को होता है। लेकिन नहीं, मुझे तो आदत है बनते काम को बिगाड़ने की। अरशद को तो यही लगेगा मैं अभी भी वीक हूँ और वो खुद को कंट्रोल करेगा। लेकिन क्यों? उसे भी तो समझना चाहिए ये नॉर्मल है। शुरू शुरू में लड़कियों को थोड़ा दर्द होता है, लेकिन नहीं, वो तो मुझे छोटी बच्ची समझता है। क्या उसे दिखाई नहीं देता मैं अब लड़की नहीं एक औरत हो चुकी हूँ? बेड पर लेटी अनन्या काफी देर तक खुद को कोसती रही। इस बीच अरशद ने अपने कपड़े पहन लिए। वो ड्रॉअर से अनन्या का मलहम ले आया और बिना कुछ कहे उसके बदन के दाग पर हल्के हाथों से लगाने लगा। उसके फेस पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था वो शायद किसी को नहीं पता था। बढ़ती उम्र के साथ इंसान की जरूरतें भी बढ़ती है। अनन्या इस बात को अच्छे से समझती थी। अरशद को खुद पर काबू करता देख उसे बुरा लगता था और आज तो बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। उसे अरशद को एहसास दिलाना था वो उसकी पत्नी है, उसका हक है। वो जब चाहे उसे प्यार कर सकता है। उसे खुद को रोकने की जरूरत नहीं, खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। इसी सोच के साथ अनन्या ने एकदम से उसने अरशद का हाथ अपने ऊपर से हटा दिया और खुद को ब्लैंकेट में कवर करके वॉशरूम में भाग गई। अरशद ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुकी और बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया।